नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ की साय सरकार 9 फरवरी को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में पेश करेंगे और इस बजट को कई मायनों में खास माना जा रहा है। एक तरफ ये बजट जहां डबल इंजन सरकार का होगा, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें बड़ी राहत देने की बात भी कही जा रही है। आखिर कैसा होगा छत्तीसगढ़ का बजट, आज बात इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ का बजट 9 फरवरी को आएगा, लेकिन उससे पहले लोगों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जनता ने अपनी उम्मीदें सरकार के सामने रख दी हैं। अब देखना होगा कि सरकार अपने पिटारे से जनता के लिए क्या कुछ खास निकालने वाली है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ की नई सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट कई मायनों में खास रहने वाला है, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां इस बजट में लोगों की सुविधाओं, प्रदेश के विकास को तरजीह दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर बजट के आकार पर भी खास फोकस रखा गया है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछली सरकार के मुकाबले इस बजट का आकार काफी बड़ा रहने वाला है। एक तरफ सरकार बजट में कई ऐसे प्रावधान लेकर आ रही है जिसके कारण प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू सके, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बजट पर सवाल खड़े कर रही है। आखिर क्यों, सुनिए। परसों छत्तीसगढ़ का बजट आने वाला है और छत्तीसगढ़ का बजट सभी दृष्टिकोण से व्यवस्थित होगा, आकर्षित होगा और ऐतिहासिक होगा, जहां सभी वर्गों का ध्यान रखने के साथ साथ जो मोदी की गारंटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है उसे पूर्ण करने के लिए विशेष फोकस रखा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की पहली बजट थोथा चना बाजे घोना की तरह होगा। चुनाव में जितने वादे को पूरा करने का दावा किया गया था वो इस बजट के माध्यम से पूरा नहीं होगा। प्रदेश के हर वर्ग को निराशा ही लगेगी और वो डबल इंजन से विकास की गति मिलने की दावा कर रहे थे, वो डबल इंजन फेल हो चुकी है। अभी सरकार कर्ज लेकर काम चला रही है और खाली खजाना का रोना रो रही है, तो निश्चित तौर पर यह बजट से छत्तीसगढ़ जनता की उम्मीद पूरा नहीं होगा। ये हुई सियासी बयानबाजी। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ की जनता के बयान सुना देते हैं कि उन्हें सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं। जो बीती सरकार थी करीब 19% एजुकेशन पे खर्चा करती थी और आत्मानंद स्कूल वगैरह इन्होंने खोले, तो हमारी उम्मीद है ये आत्मानंद स्कूल बढ़ाए जाएं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और टॉप के कॉलेज यहाँ खोले जाएं। हम जैसे खाद्यान्न सुरक्षा के लिए और अधिक धनराशि की ज़रूरत है और इसके अलावा शिक्षा पे अच्छा व्यय किया जाना चाहिए। सरकार अच्छे से काम करती है तो जनता को राहत होता है और उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत भी यही है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का बजट का फोकस होना चाहिए। जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ का कम से कम उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए ताकि उसका सीधा सीधा लोगों को लाभ मिल सके। व्यापारी वर्ग, उनके लिए भी कुछ ऐसा नियम लाना चाहिए कि मतलब उनके लिए भी कुछ फायदा हो, लाभ उठा सके। छत्तीसगढ़ का बजट तैयार करने का जिम्मा वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर है। पिछली बार सरकार में रहते हुए भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री 1,21,500 करोड़ का बजट पेश किया था। अब ओपी चौधरी ने इस साल पेश होने वाले बजट को जनहितैषी बनाने के लिए कई तरह के प्रावधान किए हैं, जिसकी तस्वीर 9 फरवरी को स्पष्ट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो छत्तीसगढ़ का बजट 9 फरवरी को आएगा, लेकिन उससे पहले लोगों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जनता ने अपनी उम्मीदें सरकार के सामने रख दी हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार के पिटारे में आखिरकार जनता के लिए क्या कुछ है। तो अब आपको बताते हैं कि इस बजट के बारे में क्या कुछ खास रह सकता है। तो 9 फरवरी को साय सरकार अपना बजट पेश करेगी और सरकार के बजट से विकास की दिशा तय होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ये बजट पेश करेंगे। 2024-25 का ये बजट रहने वाला है और सरकार का दावा है कि ऐतिहासिक ये बजट जो है वो रहने वाला है प्रदेश का। और
आपको ये भी बताते हैं कि सरकार ने बजट के सहारे क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है जिसके कारण प्रदेश को विकास की गति मिलेगी। दरअसल बजट का आकार बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहने वाला है। प्रदेश में विकास का रोड मैप भी तैयार किया गया है। प्रदेश का जीडीपी दोगुना करने का इसमें टारगेट रखा गया है। यूथ को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस रहेगा। केंद्र की योजनाओं का लोगों तक फायदा पहुंचाने की कोशिश भी सरकार की रहने वाली है। अब आपको बताते हैं कि सरकार का किन योजनाओं पर खास फोकस रहने वाला है। बता दें कि किसानों को मिलने वाली सहायता के तहत कुछ योजनाओं पर सरकार का फोकस रहने वाला है, जिसमें कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चिराग योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और ये तमाम जो सरकार का फोकस है, केंद्र जो पॉइंट हैं वो रहने वाले हैं। अब चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उमेश गोरमोडे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। रवि ग्वालानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका भी रवि जी। और तपेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत स्वागत है तपेश जी आपका भी। उमेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे है मेरा, साय सरकार का ये पहला बजट रहने वाला है, जनता को काफी सारी उम्मीदें हैं, सरकार का भी बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है कि कैसे जनता को बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनका फायदा पहुंचे। क्या कुछ खास रहेगा इस बार? उमेश जी। जी जी। जनता की प्राथमिकता के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी जुड़ी हो जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ये महान जनता ने हम पर, भारतीय जनता पार्टी पर, विष्णुदेव साय सरकार पर भरोसा दिखाया है और उस आधार पर हम जनता से जो हमने वादे किए, जो मोदी जी की गारंटी लेकर के हम जनता के बीच में गए थे, उसके साथ साथ ही किस प्रकार से किसानों के हित में बजट में प्रावधान हो, किस प्रकार से महिलाओं के हित में हो, किस प्रकार से आम और गरीब वर्ग के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों के लिए छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाला, छत्तीसगढ़ महतारी को आगे बढ़ाने वाला ये बजट होगा और हमारी बजट की प्राथमिकता। ठीक है उमेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। कुछ आवाज में तकनीकी खामी है, मैं चाहूंगी कि उसको ठीक करवा लिया जाए, तो उसके बाद मैं आपके पास लौटती हूं। तपेश गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है कि बहुत उम्मीदें हैं और साय सरकार का ये पहला बजट रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर मैं बात करती हूं, आप क्या सोचते हैं कि वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर बहुत ज्यादा फोकस करने की इस वक्त जरूरत है, जिनके उत्थान को लेकर के सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और उनको इस बजट में शामिल किया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि इस बार सबसे ज़्यादा व्यय सरकार कृषि पे करने वाली है, किसानों के लिए करने वाली है, जिसमें उनके समर्थन मूल्य का उचित लाभ पहुंचाना, उनके संसाधनों के विकास, उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने, बाजार मंडी तक पहुंचाने सामान पर, इस पर पूरा फोकस होगा। दूसरा, इनको आदिवासी क्षेत्र का समर्थन प्राप्त हुआ है, इसके आधार पर ये अपने कार्य को संपादित करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इस बार के बजट में आदिवासियों के लिए भी विशेष तौर पे योजना आएगी, महिलाओं के लिए भी केंद्र और राज्य की मिलीजुली योजनाएं आएंगी, उसका लाभ प्राप्त होगा। और इन सबसे बड़ी बात जो है वो नई शिक्षा नीति इस साल से लागू करने की बात कहे हैं, तो नई शिक्षा नीति पर बहुत फोकस होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्किल डेवलपमेंट की योजनाओं को प्रोत्साहित करेंगे और छात्रों को शिक्षित करके नौकरी के बजाय रोजगार से जोड़ने की प्रयास होगी। ये मुख्य बिंदु इनके केंद्रित रहेंगे। चूंकि कृषि का बात कभी भी हम करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो किसान का बात सिर्फ उपज तक नहीं होता, उनको बीज या खाद उपलब्ध कराने तक नहीं होता, ग्रामीण विकास भी इसके अंतर्गत समाहित होता है। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत भी बड़े पैमाने पर कार्य होंगे। बात ये उठती है कि पिछले साल की तुलना में इस बार का बजट भी कुछ ज्यादा होगा। कितना प्रतिशत ज्यादा होगा? तो मेरा अनुमान है कि यह 10 से 15% ज्यादा होगा, ये अनुमान है मेरा, क्योंकि जीएसटी में 20 से 25% तक की वृद्धि हुई है, इसका लाभ प्राप्त होगा। केंद्र की बहुत सी योजनाएं जो पहले संचालित नहीं हो रही थी, अब ये उसको संचालित करेंगे। दूसरी चीज ये कि राज्य सरकार के पूर्ववर्ती सरकार की कुछ योजनाएं चल रही थी, उसमें कुछ एक दो का इन्होंने विघटन किया है या वापस लिया है। ऐसी योजनाओं के पैसे को दूसरे कल्याणकारी योजनाओं में लगाएंगे। समाज आदि अर्थ व्यवस्था के अंतर्गत हम इनके पहले भी 15 वर्षों के बजट को देखे हैं जी। तो हमको ये मिला है कि लगभग ये 60% बजट का
समाज कल्याण की योजनाओं में खर्च करते हैं। 15 से 20% तक का खर्चा इनका वेतन भत्तों के लिए जाता है और उसका शेष बची हुई राशि जो है विकास एवं निर्माण संबंधी कार्य में जाएगी। पर इस बार यह राशि बढ़ेगी विकास पर व्यय का, जिसके कारण भी थोड़ा सा व्यवहार इनका बढ़ेगा, क्योंकि ये मानना है और एक आम धारणा बनी है और हम लोग देख रहे हैं कि जो मरम्मत संबंधी कार्य 5 वर्षों में होना था, विकास कार्य में जो सुधार कार्य होना चाहिए था विकास के नाम पर, वो चीजें लंबित रही किन्हीं भी कारणों से हो, चाहे कोरोना काल के कारण हो या बजट के अभाव के कारण हो। अब ये जिम्मेदारी इस सरकार की बन गई है, विकास की बात कर रहे हैं और सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, तो सबको साथ लेना है। एक बार फिर से उमेश घोरमोड़ी जी का रुख करना चाहूंगी, कहीं ना कहीं आवाज की दिक्कत थी, इस वजह से उनका जवाब पूरा नहीं हो पाया था। उमेश जी बताइएगा, क्या खास रहने वाला है बजट में? देखिए, हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास विधानसभा चुनाव के अंदर में दिखा है, और जो हमने मोदी जी की गारंटी को लेकर जनता के बीच हम जो गए थे, उससे जनता के बीच में जो विश्वास जागा है, तो हमारी दोहरी जिम्मेदारी है और हम सबको साथ लेकर के, अर्थात जो बजट आएगा उसमें चाहे महिलाओं का विषय हो, किसानों का विषय हो, युवाओं का विषय हो, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ग के लिए, सबके हित के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ होगा। और छत्तीसगढ़ को प्रगति पथ पर कैसे हम आगे बढ़ाएं और छत्तीसगढ़ महतारी हम सबको साथ में लेकर के कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता करते हुए पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ हम ये बजट लेकर के आएंगे और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय वाला बजट होगा। और निश्चित तौर पर हम इन तमाम वर्गों को प्राथमिकता में लेते हुए छत्तीसगढ़ के आगे बढ़ाने की दिशा में निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ बीते 5 वर्षों में जो छत्तीसगढ़ का नुकसान हुआ है, बीते 5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, उस पर भी लगाम लगाने वाला ये बजट होगा, जिसकी शुरुआत में समझता हूं कि आज के विधानसभा सत्र के अंदर में जो कोयले वाले विषय में लेकर के ऑफलाइन प्रक्रिया थी, उसको ऑनलाइन करने का एक ऐतिहासिक कदम आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लिया गया है। इस प्रकार के छोटे छोटे निर्णय राज्य को आगे बढ़ाने वाले होते हैं और सुशासन की दृष्टि से आज का जो निर्णय है यह ऐतिहासिक है। यह बताता है कि आने वाले समय के अंदर में जो बजट आएगा वो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाला होगा, बल्कि सुशासन के साथ सुव्यवस्थित को आगे बढ़ाने वाला ये बजट रहने वाला है। रवि ग्वालानी जी, एक बड़ा आरोप लगाया है बीते 5 सालों को लेकर के कि कांग्रेस की जो सरकार रही है उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, छत्तीसगढ़ को जो पीछे ले जाने का काम किया गया है, उसको अब दुरुस्त करने का काम करने वाले हैं। क्या कहेंगे आप? क्या बजट से आपकी उम्मीदें हैं एज अ विपक्ष? देखिए कीर्ति जी, सर्वप्रथम तो पहली बार ऐसा होगा 20 वर्षों के बाद कि मुख्यमंत्री के अलावा जो वित्त मंत्री बने हैं ओपी चौधरी जी, वो बजट पेश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि जैसी बातें हो रही हैं उससे अच्छा बजट आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। देखिए, बात यहां आ रही है, जैसे आपने कहा, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप पिछले 2 बजट को देखेंगे कि 2 बजट लाभ के बजट रहे। हमने रेवेन्यू डेफिसिट 0 बजट पेश किया था। सबसे पहला चैलेंजिंग टास्क जो मुझे लगता है इनके लिए रहेगा कि क्या ये 0 डेफिसिट बजट पेश कर पाएंगे। आप पिछले दोनों बजट उठाइए, 700 करोड़ और 2100 करोड़ के प्रॉफिट में हमने पेश किए थे, लेकिन अभी तक की ऐसी कोई कार्य योजना सामने दिख तो नहीं रही है कि ऐसा कुछ आएगा, पहला। दूसरी बात आती है, अगर पिछले 5 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो किसान डबल हो गए। इनके सरकार के समय में लगभग 12 साढ़े 12 लाख किसान थे, आज 26 लाख से ज्यादा किसान है, रजिस्टर्ड है। हर किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलाता है। वो वेट कर रहा है कि उसको 3100 रुपए किस दिन से एक मुश्त मिलना शुरू होगा। बीजेपी जब चुनाव प्रचार कर रही थी तब इन्होंने कहा था कि हम एक मुश्त राशि देंगे 3100 रुपए की, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई है। तो क्या इस बजट में एक मुश्त का प्रावधान आता है? तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा रोजगार की। पिछले 4 वर्षों का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, कांग्रेस की जब सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, सबसे कम बेरोजगारी दर अगर देश में किसी का रहा तो हमारे प्रदेश का रहा था। 0.1 से 0.6, 0.7, 0.8 के बीच में वेरिएट होता था। ये कैसे इंटैक्ट कर पाएंगे? क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खेतीहर मजदूर, हमारे अंचल क्षेत्र में काम कर रहे लोग, क्या उनके बारे में ये लोग कुछ कर पाएंगे? तो कैसे ये बेरोजगारी दर को मेंटेन करेंगे, ये देखने रहेगा। चौथी बात मैं कहना
चाहूंगा एजुकेशन में पूरा देश जानता है कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना हमने की। हमने सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किए। यह देखना होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये क्या प्रोविजन करते हैं, कैसे लेकर के जवाब आपसे लेना चाहूंगी मैं कहना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह के पॉइंटर्स उन्होंने उठाए हैं उस पर जवाब भी दीजिएगा। और साथ ही देखिए, डबल इंजन की सरकार आपकी बनी है तो जनता जो है वो डबल उम्मीदों के साथ भी आपकी तरफ देख रही है कि अब की बार कुछ बेहतर मिलने वाला है। तो क्या बेहतर जनता को मिलने वाला है? देखिए, तमाम तरह के ये आरोप लगाए, तमाम तरह के आरोप मढ़ने का यहाँ पर ये प्रयास किए, लेकिन इन्होंने बीते 5 वर्षों में खुद किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को पीछे ढकेलने का काम किया, उसका सबक छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को सिखा दिया है। अभी एजुकेशन की बात कर रहे थे, इनको बताना चाहिए कि किस प्रकार से बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य स्कूल इंडेक्स में पिछड़ गया। इनको बताना चाहिए कि बीते 5 वर्षों में क्यों छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन इंडेक्स में पिछड़ गया। उसको हम दुरुस्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर शिक्षा को आगे बढ़ाने और बेहतर सुविधा छात्र छात्राओं को देने की दिशा में आगे बढ़ने वाला ये बजट होगा। ये रोजगार की बात कर रहे थे, नौकरी की बात कर रहे थे, किस प्रकार से 5 वर्षों तक लगातार छत्तीसगढ़ के नौजवानों को कभी घोटाला करके, कभी भर्ती में गड़बड़ झाला करके ठगने और छलने का काम किया। इन्हीं के आंकड़ों के अनुसार 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। ये कितना ही सीएमआईए के आंकड़ों का हवाला दें, इनके मुख्यमंत्री जी के विधानसभा के अंदर के बयान में किस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई थी वो कांग्रेस के मित्र जानते हैं। हमने कमिटमेंट किया है, टाइम बाउंडिंग कमिटमेंट किया है कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे और जो शासकीय नौकरियां जो खाली है उनको टाइम ड्यूरेशन के अंदर में हम उसमें भर्ती करेंगे। उस भर्ती से संबंधित प्रावधान भी बजट में आने वाले समय के अंदर में 9 तारीख को आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि हमने टाइम बाउंडिंग दिया है। और दूसरी बात, चाहे किसानों का विषय हो, खेतीहरों का विषय हो, ये बात कर रहे थे एक किस्त में, जो खुद 4 किस्तों में छत्तीसगढ़ के भोले भाले किसानों को छलने और ठगने का काम करते रहे। हमने तो कमिटमेंट किया है, हमारी मोदी की गारंटी हमारे घोषणा पत्र में था कि हम एक किस्त में देंगे। आप सब्र करिए, कांग्रेस के भी तमाम नेता जो किसान हैं उनके खाते में भी एक किस्त में राशि आएगी। हम भी यहीं होंगे, आप भी यहीं रहेंगे। 9 तारीख को बजट। इसी पर एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी, क्या केंद्र का बहुत ज्यादा असर इस पर देखने को मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस बीते 5 सालों में जरूर यह आरोप लगाती रही है कि हमें केंद्र की तरफ से कोई फायदा नहीं पहुंचा है, हमारे साथ यहाँ पर पक्षपात किया गया। तो क्या अब डबल इंजन की सरकार है तो किसी तरह का कोई पक्षपात की तो उम्मीद होगी नहीं अब? क्योंकि कांग्रेस ने बीते 5 सालों में यही आरोप लगाया कि हमें कोई फायदा नहीं मिला केंद्र से। देखिए, कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ राज्य के विकास को लेकर के गंभीर नहीं दिखे, ये केवल भ्रष्टाचार को लेकर के गंभीर दिखे और तमाम तरह के आरोप और तमाम तरह के अधिकारी जो आज सलाखों के पीछे हैं, जिनके ऊपर जांच बैठी हुई है, इनके नेताओं के यहाँ भी जांच चल रही है, वो तमाम बातें इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता से कहीं कोई लेना देना नहीं था। और रह गई बात डबल इंजन की सरकार की, तो निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार है, तीव्र गति से विकास होगा। छत्तीसगढ़ राज्य इकलौता राज्य नहीं था जब कांग्रेस की सरकार थी, और भी तमाम राज्य थे। बिना किसी भेदभाव के केंद्र से मिलने वाली राशि प्रत्येक राज्य में पहुंची, तो छत्तीसगढ़ में भी पहुंची। ये क्यों नहीं बताते कि जो केंद्र की योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको लटका करके छत्तीसगढ़ की जनता का अहित 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार ने क्यों किया? 18 लाख गरीब परिवार। आपने आरोप लगाया, आप लोगों की पार्टी ने, कि जो कर्ज लेकर के योजनाओं का संचालन हो रहा है रोने के कगार पर छोड़ दिया। लेकिन रोते तो आप लोग थे बीते 5 सालों में कि केंद्र हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाता है, पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, कोई केंद्रांश नहीं आता है। तो फिर बीजेपी पर आरोप किस बात का लगा रहे हैं? बेहतरीन प्रश्न किया है आपने, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। 2013 से 18 के समय में इन्होंने कहा था बोनस देंगे, लेकिन बोनस आज जब इनकी सरकार बन रही है तो आज मिल रहा है। कांग्रेस कहती रही कि हम 2500 रुपए में धान खरीदी करेंगे, लेकिन हमें धान खरीदी करने दी नहीं गई। हमें कहा गया समर्थन मूल्य से आप आगे लेंगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। लेकिन बीजेपी की मैनिफेस्टो में कहते हैं कि 3100 रुपए में धान खरीदी हम करेंगे, एक मुश्त देंगे। तो ये भेदभाव नहीं है तो क्या है?
है कि जब कांग्रेस की सरकार है तो 2500 रुपए में नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आएगी तो 3100 रुपए में खरीदेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए। जीएसटी की बात अभी अर्थशास्त्री जी कह रहे थे, जीएसटी का जितना पैसा जा रहा है केंद्र अपने पास रख रही थी, हमारा हिस्सा हमको नहीं दे रही थी। हमने कई बार पत्र लिखा, कई बार कहा कि यह हिस्सा हमारा है, इसका हमको दे दीजिए, तो उन्होंने हमारे हिस्से को रोका। 15th फाइनेंस कमीशन की चीजें थी जिसमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए था, वो हिस्सा तक के हमें नहीं मिला। हमें कई सारी बाधाएं आई थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अभी भी पुरानी सरकार की चीजें गिना रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इनकी सरकार आ चुकी है, अब ये अपनी बात करें, ये क्या कर सकते हैं? पुरानी सरकार की बात कब तक करते अब जब बजट आएगा तो देखते हैं फिर जनता को कितना फायदा उससे पहुंचता है। तपेश जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहने वाला है, क्योंकि डबल इंजन सरकार का ये बजट रहेगा और जिस तरह से ये साय सरकार का पहला बजट रहने वाला है, अगर केंद्र की बात करते हैं, उनकी योजनाएं यहां पर कितनी उसकी झलक देखने को मिलेगा, कितना प्रभावित रहने वाला है? हेलो जी तपेश जी। हाँ, ये देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक बात बोलूं, बजट सरकार पेश करती है, ये छत्तीसगढ़ शासन का बजट है। इसमें ना साय जी का योगदान कह सकते, ना बघेल जी का उपेक्षा, ऐसे किसी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जब बजट में हम चर्चा करने के लिए आते हैं, तटस्थ और निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। किसी भी प्रकार के ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि शासन के विचारधाराओं को खंडित करे। सरकार योजना जनता के हित में रखती है। यहाँ पे राजनीतिक बातें या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय कल्याणकारी योजनाओं पे जुड़ के बात करनी चाहिए। पहली बात मैं कह दूं कि जब डबल इंजन की सरकार हो, डबल पावर की बात हो, दोनों की विचारधारा एक प्रकार की हो, ऐसी दशा में सरकार को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। दोनों विपरीत दिशा के भी होते हैं, तब भी प्रेमपूर्ण व्यवहार, शिष्टाचार से भी वो चीजें आगे बढ़ती है। लेकिन जब इस प्रकार के हर बातों को, हर अधिकारियों को, कर्मचारियों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, तो वहां पे संतुलन बिगड़ता है। और यही कारण है कि हम अपने आदमी को नियुक्त करेंगे, हम अपने आदमी को लाभ देंगे, इस कारण पूरी योजनाएं विफल होती रही और इस कारण सरकार बदल ली जाती है। जनता जानती है कि हमको उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। रोज दिन के आप समाचार पढ़ रहे हैं घोटालों की जांच के बारे में, इससे अधिकांश अधिकारियों के हाथ आ रहे हैं जी। पहले जो 15 साल काम किए अधिकारी, वही बाद के 20 वर्षों में भी मिले, अब वही लोग जुगाड़ करके 25 में आ रहा है। आखिर राजनीतिक चश्मे से ऐसे चाटुकारिता को अलग करने की पद्धति कब प्रारंभ होगी? हमारी योजना सब सफल हो रही है, सब सफल होती और सब होगा यदि अगर हम संकल्पित कर लें कि हम जो अफसरशाही है उसको अनुशासित कर लें, नियंत्रित कर लें। ये बताइए, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना कहां गलत थी, लेकिन उसका इंप्लीमेंट कहीं पे नहीं होने दिया गया जी। आज भी जो सरकार ने इंदिरा आवास योजना लगाई, क्या गलत थी? गरीबों को हम आवास नहीं दे सके, कारण यही था। बिल्कुल, योजनाओं का जो इस्तेमाल है वो जनता के हक में होना चाहिए, ताकि जिस उद्देश्य के साथ उसको लाया गया है, जिस उद्देश्य के साथ सरकार बजट लेकर के आ रही है, वो उद्देश्य पूरा हो और जनता को उसका लाभ पहुंचे। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप तीनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनता उम्मीद लगा करके बैठी है कि जो अब की बार का बजट होगा वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है।